मैं ये स्टोरी सिर्फ हमारे हैंडसम हीरो के लिए बना रही हूँ। ये कहानी का हीरो इतना हॉट है कि बस पूछो ही मत, और कहानी उतनी ही रोमांटिक है। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। जिंग अपनी बेस्टी को बता रही होती है कि यार मैं ना तेरे बॉस के साथ आज ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। वैसे तो वो मेरी कज़न सिस्टर जीजी के लिए रिश्ता आया था, बट वो जाना नहीं चाह रही थी। ऐसा क्यों? वो तो काफ़ी अमीर है। तब जाकर उसकी बेस्टी बताती है तू मेरे बॉस के साथ जा रही है, तुझे पता भी है कि वो कैसा रूथलेस इंसान है। 48 घंटे तक लगातार उसने मीटिंग कराई थी, किसी को कोई छुट्टी नहीं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। जिस इंसान ने उसे धोखा दिया अगले दिन तो वो दुनिया ही छोड़ करके चला गया। अब लीजो इस कहानी का मेन लीड, उसके बारे में इतने सारे दुनिया में रूमर्स थे कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ। लेकिन जिंग को एक बात पता था कि वो एक नॉवल वर्ल्ड में है। रियल लाइफ में भी उसकी लाइफ कुछ खास सही नहीं थी। इस वर्ल्ड में आने के बाद उसे पता चलता है मॉम डैड के गुजर जाने के बाद वो अपनी कज़न की फैमिली के साथ रह रही है और अब उसे अपनी लाइफ बनानी है। पिछली बार उसने गलत इंसान को चूज किया था और वो इंसान ने उसे धोखा दिया। एट द एंड उसकी जान चली गई थी। इस बार जब उसे लीजो के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का मौका मिला है तो वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। कम से कम पिछली बार वाला सेम रिपीटेशन वाली गलती तो नहीं होगी। यहाँ पर वही सोचते हुए वो लीजो के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। लीजो आने लगता है, उसकी बेइज्जती वहाँ से खिसक लेती है। लीजो हमारा इस कहानी का मेन लीड मस्त मस्त हैंडसम बंदा आता है। इतना डिसिप्लिन, इतना क्लीन हॉट बंदा जब आता है, सारे ऑफिस के लोग उसे उसके ब्लाइंड डेट पर छोड़ करके चले जाते हैं। जिंग यहाँ पर खुद को संभालती है। वैसे तो वो लीजो से थोड़ा डर रही थी। लीजो यहाँ पर आता है, जिंग को देखते हैं, वो उससे कहता है कि मेरे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर मेरी वाइफ बनोगी तो तुम्हें वो मानना पड़ेगा। पहले हम ये ट्रायल मैरिज वाला सीन करेंगे 2-3 महीने के लिए, जिसमें अगर मुझे लगा कि हाँ तुम मेरे लायक हो तो फिर हम शादी वादी के बारे में सोच सकते हैं। ये सब कुछ एंगेजमेंट के बाद होगा, तब तक तुम मेरे घर पर रहोगी। 24/7 तुम्हें मेरे लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। जिंग ये बात सुन करके रेडी हो जाती है, लेकिन बदले में वो लीजो से सीधे पूछती है तो तुम मुझे कितनी सैलरी देने वाले हो, क्योंकि 24/7 तुम्हें मेरा समय चाहिए। जब तुम्हें चाहिए मैं अवेलेबल चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मुझे सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक तरह से मैं अपना फ्रीडम, अपना फुल टाइम तुम्हें दे रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक जॉब ही हो गया। लीजो के लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वह जिंग को एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर करता है। जिंग सोचती है इतना बुरा नहीं है, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे लीजो को वो कहती है कि ठीक है तो हम ये 2 महीने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन इन 2 महीने में हम दोनों फिजिकल नहीं होंगे। लीजो इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब लीजो और जिंग अगले दिन से साथ रहने वाले थे। जिंग यहाँ पर लीजो से अपना नंबर मांगती है, उसका नंबर मांगती है तो वो बोलता है कि असल में मेरे असिस्टेंट का नंबर ले लो, मैं फ़ोन नहीं रखता। अब जिंग सोचती आज के ज़माने में मोबाइल कौन नहीं रखता है भाई, बट फिर भी जो भी हो। घर जाने पर जो उसकी कज़न सिस्टर जीजी थी, वो यहाँ पर अपनी माँ से बोल रही होती है कि पता नहीं जिंग का क्या हुआ होगा, लीजो ने तो उसे रिजेक्ट ही कर दिया होगा। वो इतना ज़्यादा अमीर है, ऑब्वियसली जीजी को हाँ तो नहीं कहेगा। तभी वहाँ पर जिंग आती है। अब उसकी फैमिली उसे कमेंट करके पूछ रही थी लीजो से रिजेक्ट हो गई क्या। इस बात पर जिंग उसे कहती है नहीं, उसे तो मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अगले दिन मैं उसके घर पर रहने के लिए जा रही हूँ और शादी तक हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे। और उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि चलो लीजो ने जिनसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया है तो हमें यहाँ पर बिजनेस का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जिंग ने पहले ही लीजो से क्लियर कर दिया था मैं हूँ, मेरी फैमिली अलग, मुझसे शादी करने का ये मतलब नहीं है कि तुम बेफिजूल की मेरी फैमिली का फाइनेंशियल हेल्प करोगे। लीजो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब जेजे और उसकी मॉम को ऐसा लग रहा था कि अरे कोई नहीं, लीजो इतना ज़्यादा रूथलेस है तो जिंग तो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी, इतनी अच्छी लाइफ वो उसे देगा नहीं। हालांकि जेजे को जेलस तो हो रहा था, क्योंकि जो भी हो लीजो हैंडसम और अमीर तो था, भले ही वो रूथलेस भी था। लेकिन अब जिंग अगले दिन अपना सामान पैक करके लीजो के विला पहुँच जाती है। लीजो
लीजो का ये घर जो विला था वह शहर के पूरे बीच में था। घर की मेड जिंग को रिसीव करने के लिए आती है। जिंग यहाँ पर घर की मेड से काफ़ी सारी चीज़ें लीजो के पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही थी। घर की मेड उसे बहुत सारी चीज़ें बताती है, घर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताती है। जिंग के लिए सब कुछ काफ़ी नया था, लेकिन एक तरीके से वो फ़िलहाल अपना जॉब ही कर रही थी और उसे अच्छी खासी सैलरी वाली ये जॉब मिली थी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। रात होता है, लीजो यहाँ पर आता है। अच्छी वाइफ होने के नाते जिंग उसे रिसीव करने के लिए घर के गेट पर खड़ी होती है। लीजो के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन जिंग कहती है अब मैंने 24/7 का जॉब एक्सेप्ट किया है, तो जब तुम ऑफिस से आओगे तो तुम्हें रिसीव करना तो बनता है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। जिंग यहाँ पर लीजो का मेड की तरह केयर करने का कोशिश कर रही थी और लीजो को लगता है वो आते ही पैसे डिमांड कर रही है। जिंग को वो अपना कार्ड देते हुए कहता है इसमें तुम्हारी हर हफ्ते सैलरी आ जाया करेगी और एक्स्ट्रा तुम्हें खर्चा करने के लिए भी पैसे मिलने वाला है। कम से कम 5 मिलियन पर वीक तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। तुम अब इतनी ज़्यादा अमीर लड़की की वाइफ होने वाली हो, तो तुम्हें वही लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बाहर से लेकर के अंदर तक हर एक चीज़, तुम्हारे शैम्पू का स्मेल अलग होना चाहिए, मतलब शैम्पू अलग होनी चाहिए, कपड़े अमीरों वाले होने चाहिए। वो जिंग को खुद के लाइफ स्टाइल में ढलने के लिए बोल रहा था। हालांकि जिंग के लिए सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड था। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन हाँ, उसकी फैमिली ने अब तक उसे कुछ वैसा दिया नहीं था। लीजो का ये रूल्स रेगुलेशन सारे मानने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों अलग अलग कमरे में ऑब्वियसली सोने वाले थे, क्योंकि इनका नियम था कि अगले 2 महीने तक वो दोनों बिल्कुल फिजिकल नहीं होने वाले हैं। लीजो के बगल वाला कमरा लीजो उसे दिया था। जिंग को वो सब कुछ बताता है कि कल वो जाकर के शॉपिंग कर लेगी। उनका ड्राइवर उन्हें महंगे मॉल में लेकर के जाएगा, जहाँ से कि जिंग उसकी कार्ड से पेमेंट करके हर एक चीज़ खरीद सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी चीज़ सस्ती नहीं होनी चाहिए। अब कोई इंसान आपको कह रहा है कि आपको सस्ती चीज़ें नहीं खरीदनी है, तो इसमें तो आपको मज़ा ही आने वाला है। लीजो जिंग को उसका कमरा दिखाता है, जो कि इतना शानदार था। जैसे वो कमरे में रह रही थी उससे 10 गुना बेहतर था ये कमरा। प्रॉपर लाइटिंग, बड़ा कमरा, उस कमरे में खूबसूरत चीज़ें, और लीजो से उसका डे टू डे रूटीन भी पूछ करके नोट कर लेती है। लीजो को ये अच्छा लगता है कि जिंग में अच्छी हैबिट है। लिटरली मुझे तो शुरुआत में ऐसा लगा कि लीजो को वाइफ नहीं, एक नैनी चाहिए जो 24/7 उसका ख्याल रख सके। जिंग यहाँ पर उसके लिए तो परमानेंट नैनी बनने में भी उसे कोई हर्ज नहीं था। लीजो वहाँ पर उसे कहता है कि फ़िलहाल तुम एक काम करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कल के लिए तुम सारी चीज़ें बाय कर लेना, और आज जो भी तुम्हारा शैम्पू शॉप है वो ये सब कुछ तुम मेरा ही इस्तेमाल कर सकती हो। जिंग उससे बात करने के लिए आगे बढ़ रही थी, स्लिप करके नीचे गिरने लगती है। लीजो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जिंग कहती नहीं, अब तुम मेरे बॉस हो, मेरे हाथ तुम ऐसे टच करते तो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। लीजो जिंग को अपना वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। साथ ही में वो कहता है कि वो उसका शॉवर जेल और शैम्पू भी यूज कर सकती है। जिंग वैसा ही करती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में थी। लीजो इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, उसे तो ओसीडी की प्रॉब्लम है, वो अपनी चीज़ें कैसे ही यूज करने के लिए दे सकते हैं। बट जिंग को नहा के इतना अच्छा लग रहा था इतने महंगे शावर जेल से। तभी लीजो यहाँ पर आ जाता है। जिंग ने भी वॉशरूम क्लियर नहीं किया था। वो वॉशरूम में अंदर आता है, घर के मेड के लिए उसने बेल लगाया हुआ था, उसे प्रेस करके उसे वॉशरूम आके क्लीन करने के लिए बोल देता है। जिंग सोचती है ये बताने के लिए आया था मेरे कमरे में। फिर वो अपने कमरे में जाती है, एक बड़ा सा टूल डोर पे लगाती है और सोने चली जाती है। लेकिन तभी आधी रात को लीजो जिंग के कमरे में आता है और उसे किस करने लगता है। जिंग सोचती है जैसा लीजो परफेक्ट है मैंने सुना था, ये तो बिल्कुल सच में वैसा ही है, और वो चाह के भी यहाँ लीजो को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन हमें पता चलता है कि ये जिंग का सपना है। वो टूल अब भी उसी प्लेस पे था। थोड़ा वो चैन का सांस लेती है, उठ के देखती है तो लीजो ऑफिस के लिए जा चुका था। जिंग मतलब वॉक के लिए जा चुका था। जिंग यहाँ पर अपने लिए स्टीम बंस बना रही थी। लीजो उसे कहता है घर के मेड है, तुम्हें जो भी खाना है बोल दो वो बना देंगी। जिंग कहती नहीं नहीं, इनकी क्या ज़रूरत है, मुझे खुद से खाना बनाना पसंद है। लीजो फिर उसे कुछ नहीं बोलता है, बस इतना कहता है याद रखना तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे अब मेरा
जो इमेज है वो बनने वाला है, तो तुम्हें हाई फाई रहना होगा, घर के काम मत करना। जिंग सोचती है घर के काम करने में प्रॉब्लम क्या है, और मैं अपने लिए तो खाना बना रही हूँ। वो लोग खाना खाने बैठते हैं। जिंग यहाँ पर अपने हाथों को बना हुआ स्टीम बन खा रही थी, और लीज और इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जहाँ पर कि जिंग तो मस्ती में अपना खुश हो रही थी, और लीजो को खाने का मन तो था स्टीमर, लेकिन खा नहीं पाता है बेचारा, ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जिंग उसके ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने निकलती है, जहाँ पर कि जीजी नोटिस करती है जिंग इतने महंगे शॉप में क्या कर रही है, और ऊपर से वो चीज़ें असल में खरीद भी रही है। क्या सच में उसे यहाँ पर इतने पैसे लीजो दे रहा है? वो अपनी मोम को कंप्लेन करती है, और उसकी मोम उसे काम डाउन रहने के लिए कहती है कि ये 4 दिन की चांदनी है। लीजो जल्दी ही जिंग को घर से निकालने वाला है, लेकिन जीजी को ये देख करके जेलस तो हो रहा था कि जिंग यहाँ पर इस तरीके से जो है अमीरों की ज़िंदगी जीने लगी है। वहीं दूसरी तरफ पैसे करने के जो मैसेजेस थे वो लीजो के फ़ोन पर आ रहे थे, जो कि उसका असिस्टेंट हैंडल आउट किया करता था। वो सोचता है चलो धीरे धीरे जिंग बदलने की कोशिश करी है। उसे भूख लगा था, वो असिस्टेंट से घर पे कॉल करवाता है, और जिंग ने जो स्टीम बन बनवाए थे वो लीजो के लिए भेज दिए जाते हैं, उनमें से जो कुछ बचे हुए थे। अब लीजो ये नहीं चाहता था कि जिंग को इस बारे में पता चले, वरना सुबह तो उसने खाया नहीं था उसके पूछने पर भी। यहाँ पर वो 12 बजे ही लंच किया करता था, 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था। सारी लाइफ लीजो के रूल्स रेगुलेशंस पर चलती थी। लीजो यहाँ पर खाता है, और उसे जिंग के हाथ का ये बंस काफ़ी पसंद आता है। जिंग शॉपिंग करके आती है, वो टायर्ड थी, वो अपने बचे हुए बंस के बारे में पूछती है, तो मिट बताती है वो तो मैंने घर के पास वाले डॉग को खिला दिया। वो जानती थी कि लीजो को ये नहीं पसंद आएगा कि जिंग को इस बारे में पता चले। जिंग ज़्यादा नोटिस नहीं करती है। तभी एक डिज़ाइनर यहाँ पर आता है। कल लीजो और जिंग की इंगेजमेंट होने वाली थी, उसके लिए जिंग को स्पेशली रेडी करने के लिए। वो बहुत ही फेमस डिज़ाइनर था। जिंग को मस्त मस्त ड्रेस पहना करके फुल ऑन मैनिक्योर पेडिक्योर दे करके उसे प्रिपेयर किया जाता है। ये सब कुछ जिंग के लिए काफ़ी नया था। रेडी वेडी हो करके वो बाहर निकलती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लीजो उसे देख करके उसकी बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी खूबसूरत हो। बातों बातों में जिंग यहाँ पर दिखा रही थी कि ये देखो मैंने कल क्या क्या बाय किया। लीजो कहता है बस इतना ही। जिंग को लगता है कि अंदर से बाहर तक का मतलब कहीं लीजो को उसके इनर वियर पर तो नहीं है। वो कहने लगती है क्या पर्वर्ट वाली बात कर रहे हो, तुमको अभी वो भी जानना है। लीजो कहता है मैंने इनरवियर के बारे में कब बोला, मैंने तो बोला था कि तुम्हें अंदर से खुद को बदलना होगा, यानी कि खुद की सोच बदलनी होगी, ताकि तुम सच में अमीरों वाली लाइफ जी सको। जिंग सोचती है ओ मैंने इसे गलत समझा क्या, लेकिन वो लीजो को फिर कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती है। लीजो कहता है कि ग्रैंड मदर तुम्हें पसंद करेंगी, थोड़ी वो स्ट्रिक्ट हैं तो तुम उन्हें संभाल लेना। जिंग कहती है डोंट वरी, मेरा तो काम ही यही है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों एंगेजमेंट के वेन्यू के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीजी भी रेडी वेडी हो करके जा रही थी। उसकी माँ जानबूझ करके जीजी को सजने सजने के लिए बोली थी, क्योंकि ये बस इंगेजमेंट नहीं है, बहुत सारे अमीर लोग भी वहाँ पर आने वाले थे, और वो चाहती थी कि जीजी के लिए भी एक हैंडसम लड़का जो कि अमीर हो उससे मिल जाए। इधर लीजो और जिंग शादी के वेन्यू में पहुंचते हैं। जीजी जब तक जिंग नहीं आई थी, बहुत सारे लोग जीजी की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो कितनी खूबसूरत है, और उसके लिए अपने बेटों के रिश्ते लेकर के आ रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लीजो और जिंग अंदर एंट्री लेते हैं, सारे लोग ये देख के काफ़ी चौंक जाते हैं कि जिंग कितनी खूबसूरत है, और जीजी पर सारे भाव देना बंद ही कर देते हैं। तभी लीजो को यहाँ पर ऑफिस से कुछ इमरजेंसी आ जाता है, तो वो साइड में जा कर के बात करने लगता है। जिंग यहाँ पर अकेले ही पार्टी संभालने की कोशिश कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि जीजी जो है वो लीजो से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। अब वो लोग सोचते हैं कि जिंग से भी वो इसी तरीके से बिहेव करता होगा। तभी वहाँ पर जिंग को ग्रैंड मदर मिलने के लिए बुलाती है। ग्रैंड मदर अभी जिंग से उसके बारे में पूछ ही रही थी कि उसका नाम क्या है, कहाँ से पढ़ी लिखी है। तभी जीजी अपनी मॉम को लेके आ जाती है। वो लोग तो यहाँ पर जिंग का इंसल्ट करने के लिए आए थे। आते ही कहने लगते हैं ग्रैंड मदर थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, जिंग इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी नहीं है जैसे कि मेरी अपनी बेटी जीजी है। अब जिंग भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोलने लगी थी हाँ ग्रैंड मदर, मेरी आंटी मुझसे इतना प्यार करती है ना, उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अपनी बेटी को अच्छे
अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन दूसरी की बेटी को बिल्कुल भी अच्छे स्कूल में मत पढ़ाना, वरना कुछ कांड कर देगी ना। अब ग्रैंड मदर को भी समझ में आ रहा था जीजी और उसकी मॉम ने किस तरीके से बिहेव किया होगा जिंग के साथ। जिंग भी बातों बातों में कहती है मुझे भी एक अच्छा जॉब मिल गया है जो कि मुझे अच्छी सैलरी देता है। अब जीजी कहने लगती है तुम्हें जॉब कहाँ से मिल गया, तुम्हें पेमेंट कौन करता है। इस बात पर लीजो आकर के कहता है कि ये मेरी फुल टाइम वाइफ होने का रोल प्ले कर रही है और पैसे मैं इसे पे करता हूँ। लीजो की ग्रैंड मदर भी जिंग को सपोर्ट करते हुए कहती है हाँ पहले ज़माने में तो हमें फ्री में ही ये सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब सही है, अगर हम अपना 24/7 वक्त किसी को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो उधर से डिमांड करेंगे ना। वो लोग लीजो और जिंग के रिलेशनशिप को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। जीजी और उसकी माँ का मुंह यहाँ पर बन जाता है। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीजो इतना ज़्यादा जिंग को सपोर्ट करने वाला है। इनका एंगेजमेंट वगैरह होता है, लीजो कुछ बिजनेसमैन से जिंग को मिलवाता है। जीजी यहाँ पे ग्रैंड मदर को इम्प्रेस करने के लिए जाके पियानो बजाने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही घटिया टोन बजा रही थी जिससे ग्रैंड मदर को गुस्सा आने लगता है और ये बंद करवाने के लिए बोला जाता है। ग्रैंड मदर तो यहाँ पर जिंग को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रही थी। सिंपल सीधी सादी लड़की थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पोते को वो संभाल पाएगी। जीजी को यहाँ पर जा कर के जिंग मना करते हुए कहती है बहन मत कर, कोई यहाँ पर तुझे पसंद नहीं करने वाला है, और जो तो ये सज धज करके आई है ना ये सोच करके कि अमीर लड़कों के बाप यहाँ पर आने वाले हैं, उनमें से कोई तो तुझे पसंद कर ही लेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारे काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जीजी का यहाँ पर मुंह बन जाता है जब जिंग इस तरीके से उसका इंसल्ट करती है तो। और असल में तो वो यहाँ पर अमीर लड़के पटाने के लिए आई थी, भले ही कोई अमीर बाप का बेटा यहाँ पर उसे भाव नहीं दे रहा था। ग्रैंड मदर जिंग से अकेले में कुछ बात करना चाह रही थी, लीजो दूर से ही सिर्फ न सुन पा रहा था। ग्रैंड मदर का कहना था कि देख बेटा, लीजो ना कभी कभी अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, उसे कोई मेंटली बीमारी नहीं है, बस वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहता है। लाइफ में अगर उसने कुछ गलती कर दी तो तुम उसे माफ़ कर देना, उसे छोड़ करके मत जाना, वो एक अच्छा इंसान है। बचपन से ही माँ बाप के गुजरने के बाद वो अकेला रहा है। जिन समझ जाती है कि लीजो इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस में रहने की वजह से शायद ऐसा बन गया है, और लीजो को लगता है कि ग्रैंड मदर ना जाने जिनको क्या बोल रही होंगी, कहीं वो उसे गलत ना समझने लगे। वो यहाँ पर आता है और जिंग को लेके जाता है। अगले दिन वो जिंग के बने हुआ स्टीम बन से खाने का मन था। घर की मेड को बोलता है जिंग को पता नहीं चलना चाहिए और मुझे वो बंस ट्रांसफ़र कर देना। तो जिंग जब जगती है वैसे तो उसे बन खाने का मन नहीं था, लेकिन जो घर की हेल्पर थी वो बहाना करके जिंग से वो बन बनवा लेती है। जब वो जिंग से छुपा करके वो बन डिलीवर करने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर जिंग ये देख करके समझ जाती है कि असल में जो लीजो है उसे बंस खाने का मन कर रहा होगा। वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रहता है और इस तरीके से बाहर के फूड्स वो भला कैसे ही खा सकता था, इसी वजह से वो सबके सामने नहीं बोल रहा होगा। जिंग इन बातों को समझ जाती है और उन्हें रोकती नहीं है। लीजो को एक अलग ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर जिंग के हाथों का बंस खा करके। वो बड़े बड़े कुक का भी हाथ का खाना खा के उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था। जिंग को पियानो बजाने का मन था, जब उसके मॉम डैड हुआ करते थे उसे पियानो प्ले करना सिखाया करते थे। रात में ऑफिस के बाद जब लीजो आता है तब जिंग उससे पूछती है क्या मैं यहाँ तुम्हारा पियानो प्ले कर सकती हूँ, डोंट वरी, उसे ख़राब नहीं करूँगी, मैंने बचपन में कुछ सीखा है। लीजो से कहता है ठीक है, वो उसे प्रोफेशनल तरीके से पियानो बजाना सिखवा देगा। अगले दिन से जिंग के लिए पियानो प्ले करने वाली टीचर आने वाली थी। जिंग पहले तो खुद से पियानो बजाने का कोशिश करती है। लीजो उसकी डेडिकेशन को देख के समझ रहा था कि जिंग शायद पहली बार किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हो रही है। 1-1.5 हफ्ते से तो वो दोनों साथ में रह ही रहे थे। अगले मॉर्निंग जिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीजो उसे अपने फ्लोर वाला कमरा दे देगा ताकि जिंग थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबली रह सके। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं वो लोग। लीजो यहाँ पर एज यूजुअल जिंग के हाथ का बना हुआ
बन खा रहा था। वो टीचर यहाँ पर जिंग को सिखाने के लिए आती है, तभी उसे जीजी का कॉल आ जाता है। ये टीचर बहुत ही फेमस टीचर थी और जीजी भी उसे पियानो प्ले करना सीखना चाह रही थी, बट वो मना करते हुए कहती है वो फ़िलहाल अभी किसी और को सिखा रही है। जैसे ही जीजी को पता चलता है कि जिंग को वो सिखा रही है तो उसका शक्ल देखने लायक था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीजो जिंग को इतना मानने लगा है कि वो उसे इस तरीके से इतनी बड़ी टीचर दे रहा है। जिंग रात में लीजो को रिसीव करने के लिए जाती है। वो बहुत ही खुश थी। उसे स्माइल करता हुआ देख करके ना जाने क्यों, लेकिन लीजो को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लोग साथ में यहाँ पर खाना खाते हैं। जिंग ने ये खाना बनाया था लेकिन वो लीजो को बताती नहीं है। लीजो खाना टेस्ट करते ही जान जाता है कि ये किसी शेफ ने नहीं बनाया है बल्कि जिंग ने बनाया होगा। वो उसके स्टीम बंस भी तो खाया करता था। यहाँ पर लीजो और जिंग जो भी लीजो के बारे में रूमर्स फैले हैं उस बारे में बात कर रहे थे। एक एक करके लीजो यहाँ पर सारी बातों को क्लियर करता है। वो बताता है मॉम डैड के गुजरने के बाद ये कंपनी संभालने के लिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल में रहा हूँ, इसलिए मेरी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन में चलती है। सारे काम समय पर ही होने चाहिए, बिल्कुल ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। जिंग यहाँ पर धीरे धीरे समझ ही रही थी कि लीजो की लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग क्यों है। यहाँ पर वो कहती है तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं रखा, कितना दिक्कत होता है हर चीज़ के लिए असिस्टेंट कांटेक्ट करना। लीजो कहते हैं वैसे भी मेरे पर्सनल मैसेजेस देखता नहीं है। रात में जिन यहाँ पर लीजो के साथ बैठ के मूवी देख रही थी और वो स्नैक्स खा रही थी, तभी लीजो यहाँ पर जिन का हाथ पकड़ लेता है ये कहते हुए इतनी ज़्यादा स्नैक्स खाओगी तो पेट दर्द करने लगेगा। अब जिंग इस तरीके से लीजो का हाथ पकड़े हुए थे तो वह इमेजिन करने लगती है कि लीजो उसे किस कर रहा है। इतना अच्छा माहौल बना था कि ये किस करने के लिए परफेक्ट था, बट फिर वो अपने सेंसेस में आती है और सोचती है कि वो ये क्या बकवास थिंक कर रही है। लीजो को लेकर वो ऐसा कैसे सोच सकती है, अभी तो उन दोनों की वैसे भी शादी भी नहीं हुई है। लीजो यहाँ पर जिंग के थॉट को नहीं समझ पाता है। वो कहता है तुम्हारे हथेलियों से इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। जिंग ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है क्योंकि शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मूवी डेट पहला था लीजो और जिंग का जो दोनों ऐसे साथ में बैठ करके देख रहे थे। लीजो को पहले इन चीज़ों की आदत नहीं थी। वो धीरे धीरे खुद को जिंग के भी लाइफ स्टाइल में ढालने का कोशिश कर रहा था ताकि किसी के साथ रहने का उससे आदत हो जाए। वो कभी साथ रहा नहीं था ना। लीजो यहाँ पर जिंग को कहता है कल एक फैशन शो होने वाला है तो वहाँ जाकर के अपने लिए कपड़े पसंद कर लेना। जिंग कहती है ठीक है। वो अपनी बेस्टी के साथ चली जाएगी। वो तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है। अगले दिन जिंग अपनी बेस्टी के साथ मिलती है। उसकी बेस्टी को बताती है कि लीजो ने मुझे अपना कार्ड दे दिया है शॉपिंग करने के लिए। जिंग कहती थी कि बहन वो तुझे टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं करता ना। जिंग कहती है नहीं वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ पर वो लोग कुछ शॉपिंग करते हैं और फिर फैशन वीक के लिए निकल जाते हैं। जिंग की फ्रेंड ने बताया था कि लीजो ने उसका प्रमोशन भी कर दिया है। जिंग सोचती है लीजो ने अगर उसकी वजह से ऐसा किया तो बताया क्यों नहीं। तभी जिंग को एक नंबर से कॉल आता है। लीजो ने जिंग के कहने पर अपना नया फ़ोन ले लिया था जिससे कि केवल जिंग ही कांटेक्ट कर पाती। फिर वो सोचता है ये कलर थोड़ा ज़्यादा ही वाइब्रेंट है उसके लिए, ये फ़ोन ना मैं जिंग को दे देता हूँ और अपने लिए कोई दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ। तो वो अपने सेक्रेटरी को दूसरा फ़ोन लेने के लिए बोलते हैं। वो लोग उस फैशन शो के लिए जाते हैं। पीछे पीछे जीजी भी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आए हुए थे। सारे फैशन के उसके कुछ कुछ ड्रेसेस जो पसंद आए थे वो उनमें से बाय करने के लिए बोल देती है। अब यहाँ पर जो जीजी के मॉम थी और वो लोग देख के चौंक जाते हैं, इतना पैसा जिंग के पास। उसकी मॉम जाकर के वहाँ पर ड्रामेबाजी करने लगती है। भले ही जिंग ने लीजो से शादी कर लिया लेकिन देखो ये शायद डोमेस्टिक वायलेंस करता है। जीजी के हाथ पे चोट लगने के निशान है। जिंग हंसते हुए कहती है कि बहन ये तो मेकअप लगा हुआ है जो मैं यहाँ आने से पहले ट्राई कर रही थी। तुम लोगों को लाइफ में और कोई काम वाम नहीं है क्या? मेरे इतने अच्छे हस्बैंड का तुम लोग इंसल्ट कर रही हो जो कि मेरा इतना ख्याल रखता है। दूसरों के बारे में रूमर्स फैलाना गलत बात है। अगर लीजो मेरा ख्याल नहीं रखता तो क्या वो मुझे इतने पैसे देता कि मैं ऐसी जगहों पर आकर के ये चीज़ ये बाई कर सकूँ।
जब जिंग यहाँ पर उन्हें बोलती हैं तो फिर उनका मुंह बन जाता है। वो काफ़ी खुश थी, घर जाती है, लीजो को बस इतना बताती है, यार मुझे ना आज तो बहुत मज़ा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने में। खैर तुम इन सब बातों को कहीं ध्यान दोगे, लेकिन लीजो मन में सोचता है लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ गॉसिप। जिंग यहाँ पर उसे नहीं बताती है। वो जो उसने कपड़े खरीदे थे उसकी बड़ाई कर रहा था कि कपड़े अच्छे हैं। वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। जिंग कहती है, अरे तुमने नया फ़ोन लिया ना, ये तो काफ़ी प्यारा है। लीजो उसे कहता है, अगर ये पसंद है तो तुम रख सकते हो। जिंग कहती है, सच में मैं इसे रख सकती हूँ। लीजो तुरंत ही उसे वो फ़ोन दे देता है। जिंग कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें पर्सनल चीज़ें होंगी ना। लीजो कहता है, नहीं, इसमें केवल तुम्हारे कॉन्टैक्ट सेव हैं और कोई नहीं। जिंग फ़ोन चेक करती है, वो सस्ता, बट फिर वो सोचती है ये कब तक रहने वाला है। केवल किसी के लाइफ में स्पेशल बन के रहना ये पॉसिबल थोड़ी है। बट वो खुश थी जो लाइफ लीजो उसे दे रहा था, बिल्कुल स्पेशल और यूनिक फील कराने वाला, जो आज तक उसने कभी फील नहीं किया था। जिंग उठ कर के कमरे में जा ही रही थी, तभी लीजो नहा के बाहर निकलता है। वो मस्त वाले उसके ऐप्स ताड़ते रह जाती है। लीजो कहते हैं, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हो। जिंग कहती है, यार तुम्हारे ऐप्स बहुत ही खूबसूरत है। गलती से उसके मुंह से ये बात निकल जाता है। वह शर्माते हुए कमरे में अंदर चली जाती है। अगले दिन मीटिंग में सबके फ़ोन साइलेंट रहने के रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, लेकिन आज खुद लीजो का फ़ोन बज रहा था। जिंग उसे मैसेज कर रही थी। थोड़ी ही देर में लीजो यहाँ पर मीटिंग ख़त्म कर देता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि लीजो के लाइफ में वाइफ आने से उन्हें भी थोड़ी राहत मिली है। जो जिंग की फ्रेंड थी वो लीजो से बात करने जाती है। वो कहती है, आई नो मेरा यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ही सिंपल है। अपनी फैमिली लाइफ में उसने बहुत ही ट्रॉमा झेले हैं। अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो, सच में उसे सिक्योरिटी दे सकते हो, तो ही उसे अपने साथ रखना, वरना जाने देना। अब लीजो सोचता है, मैं उसे इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, क्या मैं उसे सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि शायद वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रही होगी। लीजो घर जाता है, देखता है जिंग सोफे पर ही सो रही है। उसे उठा के लेके जाने का सोचते हैं, तभी जिंग सपने में अपने मॉम डैड को याद कर रही थी। वो रोने लगती है। लीजो सोचता है कि पहले किसी के आंसू से डिस्गस्टिंग लगते थे और अब उसकी हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं जिंग के आंसू। तभी जिंग जग जाती है। वो लीजो के लिए नूडल्स बना के लेके आई थी। लीजो जिंग के मॉम डैड के बारे में पूछता है। वो अपने बारे में उसे काफ़ी कुछ चीज़ें बताती है, किस तरीके से कार एक्सीडेंट में उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था। लीजो को जिंग के हाथ का खाना अब धीरे धीरे काफ़ी पसंद आने लगा था। लीजो भी यहाँ पर जिंग को अपने बारे में आज रात बहुत कुछ बताता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीजो अपनी बेस्टी से मिलती है। उसकी बेस्टी यहाँ पर बता रही थी कि जिंग के आने की वजह से कंपनी के कितने सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए। दोनों क्लब गए हुए थे पार्टी करने के लिए। तभी वहाँ पर जो उसके कुछ पुराने क्लासमेट्स थे वो लोग आ जाते हैं और वो लोग एज यूजुअल जिंग का इंसल्ट करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, जैसा कि कॉलेज टाइम में वो लोग किया करते थे। पहले तो जिंग उन्हें अपोज नहीं कर पाती थी क्योंकि खुद की उसकी फैमिली ही उसे अप्रिशिएट नहीं किया करती थी, लेकिन अब वो किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी वहाँ पर लीजो आ जाता है। अब जिंग को लगता है कि लीजो को ये सब कुछ काफ़ी इरिटेटिंग लगेगा क्योंकि इससे उसकी इमेज ख़राब हो रही है, लेकिन लीजो कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। ये कह के वो अपने गार्ड्स को उन बदमाश लोगों की पिटाई लगाने के लिए कहता है और वार्न करता है, जिंग मेरी वाइफ है और अगर आज के बाद किसी ने उसे परेशान किया तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। जिंग बहुत ही खुश हो जाती है। लाइफ में पहली बार कोई उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था और वो लीजो को थैंक्स बोलने लगती है। लीजो से कहता है कि अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वहाँ से निकलने के बाद जिंग को बहुत ही सही महसूस होता है। लीजो ने इस तरीके से उसका सपोर्ट जो किया था, वो जिंग को खुश करना चाहता था। वो कहता है कि आज से वो जो करना चाहे कर सकती है। पहले तो जिंग फास्ट कार ड्राइव करके लेकर के जाती है, फिर वो दोनों ब्रिज के किनारे रुकते हैं और जिंग खुद को रोकती नहीं है। वो आगे बढ़ के लीजो को किस कर लेती है, लेकिन लीजो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सडन खड़ा रहता है। जिंग कहती है, मैंने तुम्हें
किस किया और तुम्हारा ये रिएक्शन। लीजो कहता है कि मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर वो वापस बढ़ के जिंग को किस बैक करता है। जिंग उसे कहती है तुमने पहले कभी किसी को किस किया है क्या, इतने अच्छे कैसे हो। लीजो कहता है नहीं मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी है कि किस कैसे करते हैं। जिंग को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अब वो लीजो के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने लगी थी। मतलब ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन जो इनके फ़ोटोज़ थे लीजो और जिंग के, वो एक पेपरैज़ी क्लिक करके वायरल कर देता है। खाने के टेबल पर लीजो और जिंग दोनों ही ऑकवर्ड होकर के बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर जिंग देखती है कि उनका ये फ़ोटो वायरल हो रहा है। वो लीजो से इस बारे में कहती है। लीजो कहता है हाँ मैंने ये फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोल दिया है। जिंग कहती है मतलब कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा शेमफुल हूँ कि तुम चाहते नहीं हो कि हमारा रिश्ता पब्लिक हो। लीजो से कहता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं नहीं चाहता कि ये बातें बाहर जाए। अब जिंग को लीजो का इस तरीके से बोलना काफ़ी बुरा लग जाता है। लीजो उस समय अपने टोन को समझ नहीं पाता है कि वो आखिरकार ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया है। लेकिन उसे इतना तो पता था कि जिंग को उसका कहना बुरा लगा है, तो यहाँ पर वो कुछ न कुछ तो ज़रूर ही करेगा जिस वजह से कि वो इस तरीके से उसे खुश कर सके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसका जो ड्राइवर था वो उसे सजेस्ट करता है कि असल में आप थोड़ा ज़्यादा ही उसे बोल दिए, आपको इस तरीके से उससे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लीजो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जिंग के लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि उसने उसे इस तरीके से भूल करके हर्ट जो किया था, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो दोबारा ये गलती करे। यहाँ पर वो जिंग को खुश करने के लिए उसके डैड से रिलेटेड एक प्यारा सा पेंडेंट खरीदता है जो कि बहुत मुश्किलों से उसे मिला था। जिंग से वो खो गया था। साथ ही में वो अपने साइकेट्रिस्ट से भी मिलता है। उसका साइकेट्रिस्ट उसे कहता है कि किसी के लाइफ में आने से बदलाव तो होते ही हैं और अगर ये बदलाव पॉजिटिव है तो लीजो को खुले दिल से उन्हें अपनाना चाहिए। जिंग एक अच्छी लड़की है और उसे उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। वो पूरी लाइफ अकेले तो नहीं रह सकता ना। लीजो को भी यही सही लगता है। जिंग के लिए वो उस नेकलेस को खोज के लेकर के जो आता है, जिंग को गिफ्ट करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। असल में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता था कि जब तक हमारी शादी हो जाए वो दुश्मन तुम्हें परेशान करे। एक बार शादी हो जाती तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा पाता। मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। हाँ भले ही मैंने इन बातों को थोड़ा गलत टोन में बोल दिया था। जिंग यहाँ पर लीजो को माफ़ कर देती है। अब उसने इतनी मेहनत की थी, उससे इस तरीके से वो पेंडेंट लेकर के आया था जो कि वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है इन बातों को देख करके और लीजो को माफ़ कर देती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम दोनों एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।